तो लास्ट लेक्चर में अपन टेंशन की बात की थी अपन ने टेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ केसेस में अपन ने टेंशन कैलकुलेट किए थे, उसी को अपन आगे लेके चलेंगे, है ना। ये अगला सवाल है, ये सवाल ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। सवाल में कहा गया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड of length L kept on a horizontal frictionless surface. Find the tension in the rod at a distance x from the end where force is applied. मतलब ये एक जमीन पे रखा हुआ है रॉड, है ना, और इसके लेफ्ट वाले एंड पे फोर्स लगाया है, इसको इधर खींच के ले जा रहे हैं इधर की तरफ। तो हमें से पूछा है कि इस फ्री एंड से यहाँ मतलब इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। जैसे सीखा था वैसे ही करना, अपन ने वर्टिकल वाले में क्वेश्चन किया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही कुछ सवाल है। 1 मिनट 2 मिनट टाइम लो, सोचो, फिर मैं बताऊंगा। एफबीडी बनाओ। सबसे पहला काम होता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। आपको रॉड का मास पता है, रॉड पे लगने वाला फोर्स पता है, एक्सेलरेशन आ गया। फिर जहां टेंशन पूछी जाती है वहां से कट करते हैं, है ना, और उसमें से छोटे से पार्ट का एफबीडी बनाते हैं और फिर उस पर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते। ये पहला सवाल है, ट्राई कर लो, हो सकता है ना हो। जिस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं उससे एक्स डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगी। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो पूरी रॉड का, फिर जहां टेंशन पूछी है वहां से रॉड को 2 पार्ट में बांट लो, किसी एक पार्ट का एफबीडी बनाओ और उस पार्ट पे इक्वेशन लिखो कि उस पर लगने वाले नेट फोर्स इक्वल टू उस पार्ट का मास इनटू उस पार्ट का एक्सेलरेशन। अपने आप टेंशन आ जाएगी। सॉल्व करो। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझसे क्या कहा गया है ना कि इसको ऐसा खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के। मान लेते हैं इस पूरे का मास एम है ना। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा और ए की वैल्यू आएगी एफ अपॉन एम। ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ अपॉन एम। मैं अगर इस सिस्टम पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाऊं तो इस पूरे का मास एम है, तो इस पे इसका ए कितना आएगा, एफ अपॉन एम। ये पहला काम हो गया जो अपन हमेशा किया करते थे जब हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक या कुछ सिस्टम मूव करता था। दूसरा काम, जहां टेंशन पूछी गई है टेंशन बाहर से नहीं दिखेगी, यहां यहां से रॉड के 2 हिस्से कर लेंगे ताकि अपन एफबीडी में टेंशन बना पाए। टेंशन ऐसे नहीं दिखेगी, हमें एफबीडी में बनाना होगा। कोई भी एक हिस्सा बनाओ, मैं आपके हेल्प के लिए दोनों हिस्से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ से दोनों हिस्से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा है इस पे इधर की तरफ फोर्स आएगा, इधर की तरफ टेंशन आएगा, इसकी लेंथ x है, इसका मास मैं लिखूंगा। राइट वाला जो हिस्सा है इस पे सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, टेंशन, इसकी लेंथ l माइनस एक्स होगी। ऑब्वियस सी बात है। इसका भी एक्सेलरेशन इस तरफ a होगा, इसका भी एक्सेलरेशन इस तरफ a होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूसरे वाले पे इक्वेशन लिखना आसान है। आप फर्स्ट वाले पे भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ दूसरे वाले पे इक्वेशन लिखना इजी है मेरे लिए, क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। तो मैं अगर इस पे इक्वेशन लिखूंगा तो इस पे एक ही फोर्स है, टेंशन इक्वल टू इसका मास m मान लेते हैं, स्मॉल m, उसका मास है कैपिटल M, इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे पूरी कहानी में देखो a पता है, मुझे बस स्मॉल m चाहिए। l माइनस एक्स लेंथ का मास लिखना है मुझे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू l माइनस एक्स, यूनिटरी मेथड से। एक्स लेंथ, l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना आया, मास पर यूनिट लेंथ इनटू l माइनस एक्स इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज f अपॉन m। ये m से m कैंसिल हुआ, आंसर आता है t का, t इज इक्वल टू f अपॉन l इंटू l माइनस एक्स। दिस इज टेंशन जिस पॉइंट पे पूछा गया है वहां पे, f अपॉन l इंटू l माइनस एक्स। हाँ प्रियांशु आपका सही आ गया था, प्रिंस आपका भी सही था, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, सॉल्यूशन नोट कर लो चाहो तो। जिन्होंने ट्राई किया होगा वो सीखे होंगे। आप फर्स्ट पे भी लिख के देखना, घर पे सेम आंसर आएगा। उस पर इक्वेशन लिखोगे f माइनस टी इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, f माइनस टी इज इक्वल टू एक्स लेंथ का मास, एक्स लेंथ का मास आएगा m बाय l इंटू एक्स। भाई किसी भी लेंथ का मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ।
तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ। जल्दी 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, कोई लिख रहा हो तो। मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दोनों पे क्वेश्चन लिखेंगे, सेम आंसर आएगा। याद रखना ये क्वेश्चन आगे चल के बहुत काम आएगा कुछ चैप्टर्स में। इलास्टिसिटी में ये स्ट्रेस निकालने के काम आता है, अभी आप वो नहीं समझोगे बट वहां ये चीज काम आएगी। ठीक है, अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन पढ़ो और सीधा सॉल्व करो। दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2 दोनों एंड पे, है ना, और F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है। तो अपने को बताना है कि ए एंड जहां F2 फोर्स लग रहा है वहां से x डिस्टेंस पे टेंशन क्या हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी किया। अब आप ये क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही, पहले एक्सेलरेशन निकालो नेट फोर्स अपॉन मास से, फिर जहां टेंशन पूछी है वहां से दो पार्ट करो, किसी एक पार्ट का एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो। इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में दिक्कत आएगी तो मत लिखना। इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सॉल्व करके रखो। मैं अभी से 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूँ। सबसे पहले तो एक फंडामेंटल मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा कि F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा और एक्सेलरेशन विल बी F2 माइनस F1 अपॉन, मान लेते हैं इस पूरे रॉड का मास m है, दिस इज एक्सेलरेशन। F2 माइनस F1 अपॉन m, और किस तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ, a। ये मैंने यही बना लिया, है ना। अब जहां टेंशन पूछी गई है वहां से रॉड को कट करो, किसी भी पार्ट का डायग्राम बना लो। एक का ही बना रहा हूं मैं, मान लो मैं इसका ही बना रहा हूँ बस, एक्स लेंथ वाले। तो इस पे इधर की तरफ F2 फोर्स है, इधर की तरफ इस पे एक ही फोर्स है, टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है। और ये इतना सा पार्ट लेफ्ट में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। एक्स लेंथ की रॉड पे लेफ्ट में फोर्स है F2, राइट में इसको टेंशन खींच रहा है और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ए से। इसका अगर मैं मास लिखूंगा इतने से पार्ट का, तो वो आएगा कैपिटल M इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। क्या आएगा? कैपिटल M अपॉन L, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, एक्स लेंथ का मास। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या आएगी? F2 माइनस टी इज इक्वल टू इतने से लेंथ का मास, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, इंटू एक्सेलरेशन, ये मास लिखा है मैंने। एक्सेलरेशन इज F2 माइनस F1 अपॉन m, से m कैंसिल होगा और यहां से t की वैल्यू आएगी बेटा F2 माइनस, t उधर जाएगा वो इधर आएगा, F2 माइनस F1 अपॉन L इंटू एक्स। ये आंसर है। इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, रवि के हिसाब से अपन इसको आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं कि F2 माइनस F1 अपॉन L इंटू एक्स, दिस इज द आंसर, कि उस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए सॉल्यूशन। है ना, आपको उसकी भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बताओगे मुझे कि एक रॉड है, इसके दोनों एंड पे फोर्स लग रहे हैं F और F। इसके दोनों एंड पे फोर्स लग रहे हैं F एंड F। ये इसका मिड पॉइंट है ना, ये वही जमीन पे रखा हुआ है। फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड।
जो लोग जैसे मैंने बताया है वैसे सॉल्व करेंगे उनका आंसर सही आएगा। जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया है, जो लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे उनका आंसर सही आएगा, और जो लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे उनका आंसर गलत आएगा। ये 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन लिखना है कौन सा आ रहा है। फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। आपको सिर्फ आंसर बताना है चैट बॉक्स में टाइप करके ABCD में से। बताइए। एक रॉड है जिसके दोनों एंड पे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ऑप्शन है पहला F, दूसरा F/2, तीसरा 2F, चौथा 0। देखिए मैंने तो क्या सिखाया है, सबसे पहले A निकालते हैं। एक्सेलरेशन इसका 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ फोर्स F और F है, तो नेट फोर्स ही 0 है, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। पहला काम यही करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि जहां टेंशन पूछी गई है वहां से 2 हिस्से कर देते हैं। तो भाई मैंने वहां से 2 हिस्से कर दिए, है ना। इधर की तरफ F लगा, F ना, इधर की तरफ T लगा, और इसका मास कितना है? m/2, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो मैं तो इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये तो 0 आ गया। F इक्वल टू टी, है ना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मिड पॉइंट क्या, मैं कहीं भी टेंशन निकालू ना, कहीं भी, तो मैं कितना भी मास ले लूं, कितना भी मास ले लूं, इस केस में एक्सेलरेशन तो 0 है। तो हर जगह पे टेंशन क्या आएगी? F के बराबर। हर जगह पे टेंशन क्या आएगी? F के बराबर, क्योंकि रॉड एक्सेलरेट नहीं हो रही है इस केस में। तो टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स इज F। टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स, हर पॉइंट पे टेंशन इज F। हर पॉइंट पे टेंशन कितना है? F के बराबर। दैट्स इट। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड। जिन लोगों ने ऐसे BD बना के सॉल्व किया उनका आंसर सही आया। कुछ को लगा F और F कैंसिल हो जाने चाहिए, तो उनका आंसर 0 लग रहा था। कुछ को लगा F और F ऐड होके 2F हो जाएंगे, उनका आंसर 2F आ रहा था। कुछ को लगा कि F एंड पे लग रहा है तो बीच में F/2 आएगा। तो लगने का नाम फिजिक्स नहीं है, लगने से नहीं होता। आपको तो मेथड सिखाया है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये रॉड पे टेंशन निकालने वाले सवाल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको टेंशन ड्रॉ करना सिखा रखा है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन ट्राई करो। प्रिंटेड फॉर्म में क्या है, रीड होने में भी दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन पढ़ो, BD बनाओ और सॉल्व करो। आप तो क्वेश्चन लिखने की जगह खाली छोड़ देना। Mass M is suspended by a rope from a result support A as shown in the figure. Another rope is tied at end B and it is pulled horizontally with a force F. If the rope AB makes an angle theta with the vertical, then tension in the string AB is. तो rope AB string AB एक ही बात है, इक्विलिब्रियम में है ये। तो अपने को बताना है कि टेंशन कितनी होगी। तो ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं, आपको ABCD के टर्म में सॉल्व करके बताना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आता है आपको करना। आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बस वहां टेंशन की जगह में F1 F2 दिया करता था। जल्दी सॉल्व कीजिए, ABCD आंसर। देखो सबसे पहले अगर मैं इसके FBD को समझूं, तो इसके FBD में क्या आएगा, मुझे इस जंक्शन का FBD बनाना होगा। इस जंक्शन पे 3 फोर्सेस है, एक इधर की टेंशन, एक नीचे की टेंशन, और एक इधर का फोर्स। इस जंक्शन पे आप देखो ध्यान से, तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक स्ट्रिंग AB की टेंशन, दूसरा नीचे की टेंशन, और चौथा इधर का। तीनों 3 रस्सियां है ना। तो मैं इसको कुछ T1 कह देता हूं, नीचे वाली टेंशन को। इसको मैं कुछ TAB कह देता हूं, और इसको मैं कुछ F कह देता हूं। तो मैं ये इस पॉइंट का FBD यहां बना रहा हूं। तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है T1, है ना। आगे से अपन इतना नहीं लिखा करेंगे, आप थोड़े समझदार हो जाओगे इस क्वेश्चन के बाद, है ना। इधर की तरफ F। ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा होगा।
है ना। तो अगर मैं इस जंक्शन पे एफबीडी फोर्सेस बैलेंस है, तो ये फोर्स इधर की तरफ आएगा बेटा टी ए बी कॉस थीटा, और ये फोर्स इधर की तरफ आएगा टी ए बी साइन थीटा, है ना। ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब मुझे टी ए बी ही बताना है ना। टी ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, सो टी ए बी इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन थीटा। क्वेश्चन खत्म। ये इन्होंने एफ की टर्म में ही आंसर दिया था, तो अपना आंसर यहीं से आ गया, टी ए बी इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन थीटा। हो सकता है एमजी की टर्म में देते, है ना, हो सकता है ये आंसर एमजी की टर्म में देते, तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर अपन इस T1 की वैल्यू निकालना चाहे तो T1 निकालना बहुत ही आसान है। अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है, m मास, तो m मास पे ऊपर कौन सा फोर्स है, T1, मैं अब m का एफबीडी बना रहा हूँ, और नीचे कौन सा फोर्स है, mg, और इस m मास का एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब T1 जो है वो mg के इक्वल है। T1 मतलब जो वर्टिकल स्ट्रिंग है उसमें टेंशन, है ना, वर्टिकल स्ट्रिंग टेंशन कितनी है, mg के बराबर। तो वहां से आप अगर सॉल्व करो ना, तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो कि टी ए बी कॉस थीटा इक्वल टू T1। क्या लिख सकते हो, टी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू T1 एंड T1 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से टी ए बी की वैल्यू ये भी सही आएगी, एक ही बात है, mg अपॉन कॉस थीटा, ये भी सही है। लेकिन क्या ये ऑप्शन था, नहीं, ऑप्शन उन्होंने एफ के टर्म में दिया था, तो आंसर ये सही था। हो सकता है ऑप्शन ये भी होता और ये भी होता और ये मल्टीपल में पूछ लेते, तो अपने को दोनों मार्क करना पड़ता, बट यहाँ पे एक ही आंसर सही है, तो ये रहा अपना आंसर। हो सकता है अपने से पूछ लें कि एफ कितना है, एक्चुअली में कितना एफ लगा रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। मान लो अपने से एफ पूछा जाए एमजी के टर्म में, तो अपन लिखेंगे कि दोनों टीएबी का ही आंसर है, तो अपन लिखेंगे एफ अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी mg टेन थीटा। क्या आ जाएगी f की वैल्यू, mg टेन थीटा। जो पूछेंगे वो बता देंगे जिस टर्म में। अपन तो इक्वेशन लिख लेंगे, एफबीडी बनाएंगे, सही सही इक्वेशन लिख लेंगे, और जो पूछा जाएगा वो बता देंगे। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो चैट पे लिख के पूछ सकता है। ठीक, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व कीजिए। ये आपके मॉड्यूल का ही सवाल है वैसे। मॉड्यूल में ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक अपन यहाँ कर रहे हैं, एक आपको घर पे होमवर्क में करना है। इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एक आप यहाँ सॉल्व करेंगे, एक आप घर पे करेंगे। 4 स्ट्रिंग है, T1 T2 T3 T4। आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद करना है। वही, एक बार जंक्शन ए पे बैलेंस करो, एक बार जंक्शन बी पे बैलेंस करो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। धागे 4 धागे हैं, एक धागा में टेंशन T1 है, मतलब जो धागा ए से हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, जो ए से एंगल पे लगा हुआ है वो धागा T2 है। एक धागा वो T3 वाला है जो बी पे हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, एक धागा वो T4 वाला है जो ऑब्लिक लगा हुआ है बी पे। एक धागा और है जो उस ए से mg को लगा रहा है, मतलब ए से ब्लॉक को बांध रहा है। उस धागे में टेंशन तो 100 न्यूटन होगी। आप ब्लॉक पे अगर निकालोगे तो ब्लॉक बैलेंस्ड है, इसका मतलब ब्लॉक जिस रस्सी से लगा है उसमें टेंशन 100 न्यूटन। तो जो ए पे जो वर्टिकल वाला धागा है उसकी टेंशन तो 100 न्यूटन है। ये आपको समझ आ रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, तो अपने को उसके टेंशन पूछी भी नहीं गई है। अपने को जो वो 4 स्ट्रिंग दिखा रखी है उसकी टेंशन पूछी गई। पहले जंक्शन ए का एफबीडी बनाओ, उसके फोर्सेस बैलेंस करो, फिर जंक्शन बी का एफबीडी बनाओ, उसके फोर्सेस बैलेंस। मैं जंक्शन ए का डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। जंक्शन ए पे इधर की तरफ T1 है, टेंशन हमेशा दूर की तरफ होती है। इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स है ना, और इधर की तरफ T2 है, ठीक है। और ये एंगल आपको दिखाई रखा है कितना है, 30 डिग्री। आप लेमिस थ्योरम चाहो लेमिस थ्योरम लिख सकते हो।
जंक्शन ये ए था, जंक्शन बी का डायग्राम बनाओ। तो जंक्शन बी पे इधर की तरफ T4 है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। इधर की तरफ T3 है हॉरिजॉन्टल, और इधर की तरफ T2 है। ये एंगल वापस कितना, 30 डिग्री, है ना। तो ये अपने दोनों जंक्शंस का डायग्राम है। अब अपने पास दोनों मेथड्स उपलब्ध हैं, अपन कंपोनेंट करके सॉल्व करना चाहें या अपन लेबनीज थ्योरम से सॉल्व करना चाहें, एक ही बात है। दोनों मेथड सही है, अपन दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, चाहो तो आप लेबनीज थ्योरम से सॉल्व कर देता हूँ, या जैसे भी कर लो। कंपोनेंट करना है कंपोनेंट कर लो। देखो मैं जंक्शन ए पे सॉल्व कर रहा हूँ, जंक्शन ए पे सॉल्व करूं तो T2 का जो कॉस कंपोनेंट होगा, cos 30, ये 100 के इक्वल होगा। cos 30 इज √3/2, तो T2 जो आएगा वो आएगा 200/√3, है ना। और T2 का जो साइन कंपोनेंट होगा, T2 sin 30, that will be equal to T1. T2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, so it is 200/√3 into 1/2 is equal to T1. तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 100/√3। मैंने अभी क्या किया है, जंक्शन ए पे मैंने हॉरिजॉन्टल में फोर्स अलग बैलेंस किए हैं, वर्टिकल में फोर्स अलग बैलेंस किए हैं। तो वेक्टर के कंपोनेंट किए, T2 का कंपोनेंट इधर और इधर। अब मैं जंक्शन बी पे बात कर रहा हूँ। जंक्शन बी पे आप ध्यान से देखो, मैं अगर वर्टिकल में इक्वेशन लिखूं तो वर्टिकल में लिखूंगा मैं T4 cos 60 ऊपर, और नीचे की तरफ T2 cos 30। T4 cos 60 is equal to T2 cos 30। T4 into cos 60 is 1/2। T2 आप ऑलरेडी बता चुके हो, 200/√3 into cos 30 is √3/2। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, so T4 is 200 न्यूटन, है ना। और फिर अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखूं तो हॉरिजॉन्टल में बड़े ध्यान से देखना, इधर की तरफ T4 का कंपोनेंट आएगा और लेफ्ट की तरफ T2 T3 दोनों आएगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लिखूं तो मैं लिखूंगा T3 प्लस T2 sin 30, लेफ्ट वाला फोर्स कौन कौन सा है, T3 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स क्या है, T4 sin 60, क्या है, T4 sin 60। फोर्सेस के कंपोनेंट करना आना चाहिए, sin 60, ये बनेगी इक्वेशन। मैं इसको इधर सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। ये T3 प्लस T2 sin 30 मतलब T2/2 इज इक्वल टू T4 sin 60, sin 60 मतलब √3/2। जो वैल्यूज पता है वो रख दीजिए। तो T3 प्लस T2 पता है अपने को, T2/2 हो जाएगा 100/√3 इज इक्वल टू T4 भी पता है कितना, 200, ये हो जाएगा 100 into √3। तो यहाँ से T3 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100√3 माइनस 100/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम में जाएगा तो वो 300 माइनस 100 तो 200 बचेगा, 200/√3 न्यूटन। ठीक है, ये अपने T1 T2 T3 T4 की वैल्यू। सो T1 is 100/√3, T2 is 200/√3, T3 is 200/√3 and T4 is 200। गुड। जल्दी लिखिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, जिसने ना लिखा हो पीडीएफ से लिख लेना। ये क्वेश्चन है, पुली का पहला क्वेश्चन है तो मैं ही बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग which passes through a pulley and connected to 10 kg block at the other end is pulled by a force 100 Newton. Find the acceleration of the 10 kg mass, है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कल मैंने एक बात बताई थी, देखो ध्यान से, यहाँ जो स्ट्रिंग है इसका एक एंड 10 kg के ब्लॉक से अटैच है और दूसरे एंड को हम एक्सटर्नली खींच रहे हैं 100 न्यूटन के फोर्स से। मैंने आपको बात बताई थी कि अगर एक स्ट्रिंग के फ्री एंड पे हम फोर्स लगाते हैं
तो स्ट्रिंग में टेंशन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है। यहाँ देखो ये स्ट्रिंग का फ्री एंड था, आपने इस पे फोर्स लगा के खींचा इसको 100 न्यूटन, एक्सटर्नली आप हाथ से खींच रहे हो उसको, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ गई होगी 100 न्यूटन। तो मैं अगर इस ब्लॉक का एबीडी बनाऊं तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ mg है, इस टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन होगी, है ना। पुली ने तो क्या किया, बस इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, है ना? और ये mg, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने g लिख के दिया है 9.8 लेना है, वरना तुम 100 कैंसिल करके a0 ले आओगे। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जी 9.8 लेना है, तो 9.8 ही लेना है, सो इट इज 98 न्यूटन। तो ऊपर का फोर्स 100 न्यूटन, नीचे का फोर्स 98 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा। एंड द एक्सेलरेशन विल बी a इज इक्वल टू t माइनस mg अपॉन m, दैट इज ऊपर का फोर्स 2 आ गया नेट और मास है 10 kg, सो इट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यहाँ वो चीज जो मैंने बताई थी उसका यूज है, if we apply a force F at the free end of a string, then the tension in the string becomes equal to the force. तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। और अगर मैं 10 केजी वाले का डायग्राम बनाऊंगा तो उस पर रस्सी का टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि उसको खींचेगा वो, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की तरफ लगती है। तो उसका डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया। जल्दी लिखिए फटाफट, 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर मैं चेंज कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, या शायद थ्योरी का पार्ट होगा, देखते हैं। एफबीडी बनाना, इक्वेशन लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सॉल्व कीजिए आप, सोचिए थोड़ा क्या आएगा आंसर। आपको इसमें एक चीज पूछा गया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। उसके पहले आप ये भी बता देना, है ना। ये आपका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ये मान लो आपके लिए सेकेंड पार्ट है, आपके लिए फर्स्ट पार्ट भी है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है ना, तो एक ही स्ट्रिंग में आपको टेंशन बतानी है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेकेंड पार्ट है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है भाई। पहला पार्ट क्या पूछा है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, तो अपन स्ट्रिंग में टेंशन वही होगी, ब्लॉक का बीडी बना लो, है ना। ये 10 केजी का ब्लॉक है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ 100 न्यूटन एमजी, एक्सीलरेशन 0 क्योंकि बैलेंस है, तो टी इक्वल टू 100 न्यूटन। स्ट्रिंग की टेंशन तो यहाँ से कितनी आ गई, सिंपली 100 न्यूटन। काम खत्म स्ट्रिंग के क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, देखो क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ लेके एक ही स्ट्रिंग, और हम जानते हैं एक ही स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, तो आंसर आ गया 100 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। तो इसके लिए मुझे एबीडी पुली का बनाना होगा। किसका एबीडी बनाना होगा, पुली का। ध्यान से सुनो, एबीडी बनाना होगा पुली का। और पुली पे कौन कौन से फोर्स हैं, देखो ध्यान से। एक तो पुली पे धागा नीचे जा रहा है, तो इधर की तरफ खींच रहा होगा, कितने फोर्स से, टेंशन से। और एक धागा इधर जा रहा है, कितने से खींचना होगा, टेंशन से। पुली पे जैसे जैसे धागा जाएगा पुली वैसे ही खींचेगी ना, तो पुली पे दोनों तरफ से टी और टी फोर्स आ रहा है। और पुली को हमने यहाँ क्लैंप कर रखा है, इसको क्लैंपिंग रॉड बोलते हैं, ऐसा रॉड से इसको हमने यहाँ से क्लैंप कर रखा है। तो भाई सोच के देखो, अगर ये क्लैंप नहीं होता तो इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट इधर आ रहा होता, है ना। ये टी और टी जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा होता कितना, √2t। 90 डिग्री पे है ना दोनों, दोनों फोर्स कितने पे है, 90 डिग्री पे, दोनों का वेक्टर सम इधर आ रहा होता √2t। तो पुली नीचे आ जाती खींच के, है ना। तो इसको कौन रोक रहा है, ये क्लैंप का फोर्स,
इधर की तरफ वो क्लैंप का फोर्स है जो रॉड है, क्लैंप का फोर्स, ये फोर्स दोनों टेंशन के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा है। मतलब क्लैंप के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, क्लैंप के फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अपने से अभी क्लैंप का फोर्स नहीं पूछा गया है, पूछा जाता तो उसका आंसर √2t होता। पूछा क्या गया है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, स्ट्रिंग पुली पे कितना फोर्स लगा रही है, तो ये t और t, तो अपना आंसर है √2t। आंसर कितना है, √2t। √2 कहां से है, 90 डिग्री पे फोर्सेस है ना, इक्वल है वो भी, है ना, तो आंसर आ गया 100√2। इक्वल फोर्स अगर 90 डिग्री पे है एफ और एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करके √2f आ जाएगा। आपसे मैं पूछता कि क्लैंप का फोर्स क्या होगा, कि क्लैंप पुली पे कितना फोर्स लगा रही है, तो वो भी √2t ही आता। कितना आता, √2t। क्यों आता √2t क्लैंप का फोर्स भी, क्योंकि ये नेट इक्विलिब्रियम में है। पुली कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो भाई जो टेंशन के दोनों फोर्स हैं, जिनका रिजल्टेंट ये है स्ट्रिंग का फोर्स, इसको किसने बैलेंस किया होगा, क्लैंप के फोर्स ने। तो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर बैलेंस्ड। तो पुली का इक्विलिब्रियम लिखा हमने, तो यहाँ से आप क्लैंप का फोर्स भी बता सकते थे, कितना, 100√2 न्यूटन। तो स्ट्रिंग जितना मिलके पुली पे फोर्स लगा रही है, क्लैंप उतना ही फोर्स लगा के पुली को रोक के रखा है। क्लैंप नहीं होती तो पुली ऐसा नीचे आ जाता। ठीक है, जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड है। स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी तो बिल्कुल आसान थी, 100 न्यूटन। फिर मतलब पुली पे कभी भी, या पुली या क्लैंप का फोर्स आगे से कभी भी पूछा जाएगा, तो बीडी किसका बनाएंगे, पुली का। किसका बनाएंगे, पुली का। और पुली पे टेंशन कैसे बनाई जाती है, जैसे धागा जा रहा हो, यहाँ धागा 90 डिग्री पे था, तो मैंने टेंशन भी 90 डिग्री पे बना। धागा हो सकता है 60 डिग्री पे होता, तो मैं टेंशन 60 पे बना देता। धागा हो सकता है 0 डिग्री, दोनों नीचे होता, दोनों टेंशन नीचे बना देता। जैसे कहते वैसे बनाते, और ये दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट होगा, क्लैंप का फोर्स हमेशा उसको बैलेंस करेगा। पुली रुकी हुई है क्योंकि मासलेस भी है, कुछ ना कहा जाए तो आइडियल पुली ही मानेंगे। ठीक है भाई, ये 7th क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, कहने को तो ये भी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कई जगह अलग टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं, बस ये सवाल है, बट बहुत जगहों पे ये एटूड मशीन करके लिखा होता है। तो समझिए ये क्या है ना? मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है आपका। क्वेश्चन क्या है कि एक फिक्स सपोर्ट है, यहां से एक पुली लगी हुई है ना, पुली में 2 मास है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। पुली पे ऐसे 2 मास लगाए हुए हैं एक धागे से, है ना। ये क्लैंप है, क्लैंपिंग रॉड, ना, वो रॉड भी हो सकती है, इस केस में वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। और आपसे दे रखा है m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से ज्यादा है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि m1 वाला नीचे जाएगा, m2 वाला ऊपर जाएगा। ये फील आती है सबको, है ना, कि m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, कि m1 कितने से नीचे जाएगा और m2 कितने से ऊपर जाएगा। दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है, जो धागा लगा है m1 m2 के बीच, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि m1 m2 को कनेक्ट करने वाले धागे में कितनी टेंशन है। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेंशन इन द क्लैंप, टेंशन इन द क्लैंप। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ ना, तीनों पार्ट्स एक एक करके। ये अपना सवाल है कि अपने पास ये सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना। एक चीज तो हमें सबको समझ में आनी चाहिए कि ये अगर ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा अभी, क्योंकि ये सपोर्ट फिक्स्ड है। तो आप कहोगे कि ये वाला m1 जितने से नीचे जाएगा m2 उतने से ही ऊपर जाएगा। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। रीजन है स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अगर लेफ्ट वाली स्ट्रिंग
एक्स लेंथ नीचे जाएगी तो स्ट्रिंग खींच तो सकती नहीं है ना, तो राइट वाली स्ट्रिंग को एक्स लेंथ ऊपर जाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट वाली स्ट्रिंग एक्स लेंथ टी टाइम में नीचे आएगी तो उसको उतने ही टाइम में उतना ऊपर जाना पड़ेगा। तो जितना ये नीचे आएगा उतना वो ऊपर जाएगा, जिस वेलोसिटी ये से नीचे आएगा वो वाला उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा दूसरा वाला उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। और ये तभी सही है जब ये सपोर्ट फिक्स्ड है, याद रखना ये ऐसा फिक्स सपोर्ट है ना। अगर मूविंग सपोर्ट हुआ तो हम आगे सॉल्व करेंगे, A1 A2 दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि ये पुली मूव करेगी। तो वहां क्या होगा, लॉजिक वहां भी यही लगाएंगे कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो अपन रिलेशन लेके आएंगे इनके बीच। बट अभी अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो ये ए से नीचे जाएगा तो वो ए से ऊपर जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अपना अगला काम क्या होता है, बीडी बनाना। भाई अपने को तो ए निकालना है ना, तो अपन तो बीडी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमें एक ही मेथड आता है। तो मैं M1 का बीडी बना रहा हूँ। M1 पे ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M1G, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A। M2 पे ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M2G, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ये मैंने M1 M2 दोनों के FBD बना दिए। अब मैं इन दोनों पे इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो मैं M1 पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, M1 नीचे जा रहा है तो मैं M1 की इक्वेशन लिखूंगा बेटा, M1G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1। ये मैंने M1 पे इक्वेशन लिखी है। और मैं M2 पे इक्वेशन लिखूंगा, तो ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा है, तो T माइनस M2G इक्वल टू M2 M2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, आपके पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से, T और A। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपने पास इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल थे, A और T, तो अपन ने दो इक्वेशन लिखी। अब इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इनको ऐड कर लीजिए, है ना, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, T से T कैंसिल हो जाएगा और A की वैल्यू सॉल्व होके आएगी M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सेलरेशन। कैसे लाए, दोनों को ऐड करके। तो मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। मैं इसको सॉल्व करने का एक मेथड अभी और बताने वाला हूँ, पहले ये मेथड सीखो, बेसिक फंडामेंटल। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में अपने से क्या पूछा गया है, टेंशन कितनी होगी। तो क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू आई वो या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या तो सेकंड इक्वेशन में रख दो। घर पे खुद से रख के सॉल्व जरूर करना, मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्या करेंगे समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में से एक इक्वेशन में रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए, t is equal to 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आंसर आएगा। आप सब लोगों को घर जाके आज क्लास के बाद खुद से ये सॉल्व करना है। m1 g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए में या दूसरे इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे, t निकालोगे, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा है ना, t आएगा। तो ये अपने फर्स्ट दोनों पार्ट के आंसर आ गए कि a क्या होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी। इसमें तो अपन ने कुछ भी नहीं किया ना, जो अपन बेसिक सीखा है कि दोनों ब्लॉक के बीडी बनाए, दोनों पे इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब पूछा है टेंशन इन द क्लैंप। क्लैंप में टेंशन कैसे बताएंगे, अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया कि क्लैंप की टेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पुली का एबीडी बनाते हैं। क्या करते हैं, पुली का एबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो पुली का एबीडी बना देते हैं। पुली पे इधर की तरफ रस्सी नीचे लगी है, टी टेंशन वाली, इधर की तरफ रस्सी नीचे लगी है, टी टेंशन वाली, और इधर की तरफ कुछ टी डैश है, जो क्लैंप उस पर ऊपर टेंशन लगा रहा होगा, टी डैश। पुली का एक्सेलरेशन कितना है, 0। पता है पुली मासलेस है, तो पुली का मास भी 0 है। पुली का मास भी 0 है, तो मैं पुली पे इक्वेशन लिखूं बेटा, तो टी डैश ऊपर वाला फोर्स माइनस 2t नीचे वाला फोर्स इक्वल टू 0। सो टी डैश इक्वल टू 2t, टी डैश इक्वल टू 2t। तो क्लैंप वाली जो टेंशन है ऐसे वर्टिकल वाले सिस्टम में वो हमेशा 2t आएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कल को ये एक्सेलरेटेड पुली हो तो भी 0 आएगा। सेम रिजल्ट if pulley is accelerated।
इस केस में अगर ये पुली ऊपर या नीचे एक्सेलरेट हो जाए तो भी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मास जीरो है। भाई मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे ना, तो मास वही तो जीरो है। आइडियल पुली जब तक होगी तब तक टी डैश इक्वल टू 2t आएगा वर्टिकल ऐसे केस में। कि आपके पास कभी भी दिया हो कि नीचे दो स्ट्रिंग खींच रही है और ऊपर की तरफ टेंशन टी डैश है सपोर्ट पे, तो सपोर्ट का टेंशन हमेशा यहाँ पे ऐसे केस में 2t ही आएगा, चाहे पुली रुकी हो चाहे पुली मूव कर रही हो। क्यों आएगा? क्योंकि मास जीरो है ना। तो एक फोर्स ऊपर, दो फोर्स नीचे। तो ये तीसरा पार्ट आ गया। तीसरे पार्ट का आंसर कितना आ गया? क्लैंप का फोर्स टेंशन था 2 टाइम्स, तो टेंशन था 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो इसका 2 टाइम्स आएगा 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, उसका दुगना। ये मैंने आपको एक मेथड सिखाया, बिल्कुल फंडामेंटल मेथड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, फिर मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, सोचने का एक और तरीका। जल्दी, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? इस फंडामेंटल मेथड में अपन ने ब्लॉक्स पे इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर लिया, फिर पुली पे इक्वेशन लिखी, पुली का फोर्स आ गया। मैं बस ये ए निकालने का नया मेथड बताऊंगा, कैसे सोचेंगे कि अपन बिना ये दो इक्वेशन लिखे ए निकाल पाए। ठीक है, चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। बिल्कुल सही है, ये मेथड आना चाहिए। और पता है एटूड मशीन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं कई बार कहता हूँ कि वैसे ये अपने आप याद हो जाता है, याद करने की ऐसी नीड नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। और दूसरे मेथड से तो आपको याद हो ही जाएगा, है ना, अपने आप। देखो मेथड टू, मेथड टू ना आपको पहले से आता था। आपको जो फील आई ना कि m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा, ये वो मेथड टू ही था। आपको ये फील आई ना सोच करके कि मैंने कह दिया कि m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, तो आपको ये फील आई कि m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। वही फील आपका दूसरा मेथड है, उसी फील को अब इक्वेशन में लिख देना। ये तो मुझे पता है कि ये a नीचे से जाएगा, नीचे जाएगा, और ये a से ऊपर आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं एक सिस्टम मानता हूं दोनों को साथ। क्या मानता हूं? सिस्टम दोनों को साथ। मतलब टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया। टेंशन क्या हो गया? इंटरनल फोर्स। मैंने स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक सिस्टम माना, है ना। इसमें टेंशन को मैंने सिस्टम के अंदर ले लिया, तो मुझे टेंशन नहीं लिखनी पड़ेगी। इस सिस्टम को इधर से कोई खींच रहा है। कौन खींच रही है? अर्थ। कितने फोर्स है? m1g से। और इधर से अर्थ खींच रही है इस ब्लॉक को m2g से। आप अगर एक सिस्टम मानो तो लेफ्ट की तरफ खींचने वाला फोर्स कितना है? m1g। और राइट की तरफ खींचने वाला फोर्स कितना है? m2g। तो मैं आपसे, वो दोनों ऑपोजिट सेंस में खींच रहे हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि एक ऐसा दो ब्लॉक होता है, इसको इधर F1 से खींचते, इधर F2 से खींचते, ऐसा ही तो सिस्टम है ये। और मैं पूछता है इसका आइसोलेशन क्या होगा, तो आप लिखते हैं F1 माइनस F2 अपॉन जी। तो वैसा ही तो है ये। तो इसका मैं A क्या लिखूंगा? A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। वहां भी यही करते थे। नेट पुलिंग फोर्स, एक खींच रहा है m1g से, एक खींच रहा है m2g से। आपको पता है m1g ज्यादा है, तो नेट पुलिंग फोर्स इज m1g माइनस m2g अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। हो गया, आंसर आ गया। So the answer is m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। कैसे सॉल्व किया मैंने? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। पुलिंग फोर्स क्या था? स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग खींचने वाला फोर्स m1g माइनस m2g। भाई एक तरफ खींचा m1g से, एक तरफ खींचा m2g से, तो नेट फोर्स खींचने वाला क्या आया? m1g माइनस m2g अपॉन मास। मतलब f1 माइनस f2 अपॉन m कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना दूसरा मेथड है एटोड मशीन का। ठीक है, तो ये दो बेसिक से मेथड है जिसको अपन ने लॉजिक से सीखा। नोट करोगे अभी या बाद में लिख लोगे, ये बता दो। आगे चलते हैं। इसको लिख लेना, समझना इंपॉर्टेंट है ना। अब इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। इसी लॉजिक पे देखना आप कितनी आसानी से बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप फंडामेंटल से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस लॉजिक से कई बार सोचना काफी आसान रहता है।
ऐसा दिया होगा। दो ब्लॉक का सिस्टम है, एक सरफेस पे है, एक वर्टिकल है। ये ब्लॉक 20 केजी का है और ये ब्लॉक 5 केजी का है और ये सरफेस स्मूथ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक पुली लगी हुई है। तो आपसे पूछा गया है दो क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मैं बताऊंगा, देखना कैसे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो इसको साथ मान लो पुलिंग फोर्स वाले से। यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला जो सिखाया ना मैंने, ये सिर्फ इसी केस में वैलिड है, जो एटवुड मशीन का ही बेसिक सा केस है, वर्टिकल वाला। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी वर्टिकल केस में वैलिड है, याद रखना है ना। बट ये कंसेप्ट कहीं भी लगा लेंगे, ये जो कंसेप्ट है ना नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास, ये कंसेप्ट कहीं भी लगेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैं अगर पूरे को एक साथ सिस्टम मान लूं, तो इस पे पुलिंग फोर्स कौन सा है। देखो इधर की तरफ एक पुलिंग फोर्स है 50 न्यूटन, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग। पुलिंग फोर्स कहाँ आता है, स्ट्रिंग की लंबाई के लॉन्ग। इधर की तरफ 50 न्यूटन। बट इधर की तरफ स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग कोई फोर्स है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सिस्टम पे स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग खींचने वाला सिर्फ एक फोर्स है, नीचे वाला mg। 20 के केजी वाले ब्लॉक पे कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को सिस्टम में मान लिया। मैं सेपरेटली बनाता एफबीडी, तो डायग्राम ये बनता कि आप 5 केजी वाले का एफबीडी बनाते, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ 50 न्यूटन। आप 20 केजी वाले का डायग्राम बनाते तो उस पर आगे की तरफ टेंशन। फिर आप ये भी कहते कि ये नीचे अगर ए से आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आगे ए से जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए और इसका एक्सेलरेशन भी ए। देखो आप फिर से दो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं दो इक्वेशन वाले मेथड से करूं, तो आप इस पे इक्वेशन लिखते बेटा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। इस पे इक्वेशन लिखते t इज इक्वल टू 20a। ये मैंने दोनों के एबिलिटी सेपरेट बना के किए, बिल्कुल सही मेथड है, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि दोनों ब्लॉक का एबिलिटी बनाया, सॉल्व किया, टी उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज मेथड 1, जो आपने फंडामेंटल मेथड सीखा कि दोनों ब्लॉक का सेपरेट एफबीडी बनाएंगे। मेथड 2, ए निकालने के लिए, सिर्फ ए निकालने के लिए, ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम 50 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 25। मास ऑफ द सिस्टम इज 25, हो गया काम। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी देखो वही आएगा, t इज इक्वल टू 20t निकाल के यहाँ रखोगे 20a, तो ये आ जाएगा 25a इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 2। देखो हो क्या रहा है, दोनों को ऐड करने पर t कैंसिल हो रहा है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। मैंने उसको पहले ही सिस्टम में मान लिया तो वो कैंसिल हो गया, लॉजिक ये है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो पहले में तो एफबीडी कर ही सकते हो, आप सीधे सोच सकते हो कि इस मेथड में सेकंड पार्ट मुझे कोई करने को बोले तो मैं सीधा 20 केजी वाले का एफबीडी बना लूंगा। इस पे आगे की तरफ टेंशन और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। बस सिर्फ 20 केजी वाले का एफबीडी बनाया, इसको टेंशन लेके जा रहा है 2 से, तो इक्वेशन लिखूंगा t इज इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर। खत्म। तो अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता है कि स्ट्रिंग के अलोंग नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास से अपन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसको भी बाद में लिख लोगे, समझाया है मैंने, मैं आपको सॉल्व करने के लिए सवाल दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको ही सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। दोनों में से जो लॉजिक लगाना चाहो वो लगा सकते हो। एक्सेलरेशन निकालना है तो दूसरे वाले लॉजिक से करना आसान होगा, अगर सोच पाए तो पूरे को एक मान लेना। होशियारी करोगे तो ओरली कर सकते हो। जल्दी।
T1 T2 निकालना हो तो किसी ब्लॉक का एफबीडी बना लेंगे, ए निकालना हो तो अपन सीधा सिस्टम से कर सकते हैं। मेरा काम, कोई रह गया हो तो देखो तुम, सृष्टि जो है बिल्कुल बिल्कुल सबके सही है। देखो भाई, दूसरे मेथड से करना आसान है क्योंकि सीधा ए पूछा जा रहा है, पहले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों का एफबीडी बना, है ना, क्योंकि 3 वेरिएबल आएंगे। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये ए से नीचे जाएगा और ये ए से ऊपर जाएगा और ये ए से राइट जाएगा, है ना, पूरा एक ही सिस्टम है ना। तो ये ए से नीचे जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा, वो ए से राइट जाएगा। एक मेथड क्या है जो मेथड 1 हुआ करता था, 1 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे, उसमें T1 और mg और a आएगा। 3 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे, उस पर T2 a और mg आएगा। फिर 6 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे तो उस पर लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 है। 3 वेरिएबल है देखो, T1 T2 a, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, तो तीनों पे इक्वेशन लिखेंगे, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर a आ जाएगा और T1 T2 भी आ जाएगा। एक मेथड। दूसरा मेथड, क्योंकि हम होशियार हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे सर सिंपली सबको साथ मान लीजिए, तो सब टेंशन गायब हो गई। अब सिर्फ कोई टेंशन नहीं है, सबको साथ मानते ही टेंशन खत्म, है ना। अब सिर्फ mg बचे हैं, इसको खींचने वाला फोर्स इधर से है 30 न्यूटन और इसको खींचने वाला फोर्स इधर से है 10 न्यूटन mg। इस पे स्ट्रिंग के अलोंग कोई पुलिंग फोर्स नहीं है सिस्टम पे। देखो स्ट्रिंग के अलोंग सिस्टम पे पुलिंग फोर्स, टेंशन इंटरनल है, तो इधर से 30 से खींचा, इधर से 20 से खींचा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स 30 upon 10 upon mass of the system. Mass of the system is 10 kg. So answer is 2 meter per second square. ध्यान से देखो, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन ओरली किया जा सकता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ड्रॉ किए, बिना एमबीडी बनाए। तो मुझे दिखेगा 30 से खींचा, 10 से खींचा, नेट फोर्स आया 20, 20 बटा 10, आंसर है 2। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम अगर ये सवाल अगर एग्जाम में दिख गया ना, ऐसे दिखेगा नहीं जल्दी, ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें शायद तक दिख जाए, एडवांस में तो नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर सीधा ही मार्क करेंगे कि ये रहा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभी नहीं, ये क्वेश्चन करो, आज का लास्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करेंगे। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताओ तो मैं शाबाशी दूंगा। ये IIT एडवांस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपने सीखा, पुली में मास आ गया है, कोई बात नहीं, जो थे लॉजिक से सिखाया है उस लॉजिक से आ जाएगा। देखते हैं कौन सही बताता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M, मतलब पुली का मास स्मॉल m है और ब्लॉक का मास कैपिटल M है। तो फाइंड द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। मैंने क्लैंप का फोर्स निकालने का मेथड बताया है, सोचो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बता दूँ। सिंपल क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, बहुत लोगों से पहली बार में नहीं भी होता है। सबसे पहले तो पुली का बीडी बना देता हूँ मैं, क्लैंप ऑफ पुली। तो पुली पे इधर की तरफ टेंशन आएगी, पुली पे इधर की तरफ टेंशन आएगी, पुली पे इधर की तरफ पुली का mg आएगा, पुली का मास दे रखा है, मास ऑफ द पुली इज स्मॉल m, तो पुली पे इधर की तरफ mg आएगा, खुद का वेट, ये टेंशन है ना। और इन सारे फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा? क्लैंप का फोर्स। दिस इज फोर्स ड्यू टू क्लैंप। ये पुली का एफबीडी है ना, कि पुली पे दोनों टेंशन, पुली का अपना वेट और क्लैंप का फोर्स। तो बेटा आप कहोगे कि क्लैंप का जो फोर्स है ना, वो इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगी। तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या? तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है? टेंशन। और वर्टिकल में फोर्स कितना है? टेंशन प्लस स्मॉल mg, 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जो क्लैंप का फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट, वो आएगा अंडर रूट 90 डिग्री पे दो फोर्सेस हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर।
मैंने टी की बात नहीं करी है। ये रहा आंसर कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके रिजल्टेंट को किसने बैलेंस किया, क्लैंप के फोर्स ने। हाँ, अब मुझे टी बताना है, तो टी तो ब्लॉक से बता देते हैं ना कि ब्लॉक पे कैपिटल एम मास है, ऊपर टेंशन, नीचे एम जी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, तो स्ट्रिंग की टेंशन कितनी है, कैपिटल एम जी के इक्वल। दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, कैपिटल एम स्क्वायर मतलब एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। वो जी बाहर आ जाएगा तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर। ये आएगा आंसर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, एम स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर। प्रियांशु का सही आ गया था, बाद में कुणाल का आ गया था, सबसे पहले सही आंसर दिया था खुशी ने। गुड, खुशी ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।